नमस्कार। आप लाउड इंडिया टीवी देख रहे हैं और हम स्टार जर्नलिस्ट श्री उर्मिलेश जी से बात करने जा रहे हैं। उर्मिलेश जी को मैं नमस्कार करूं और उनसे बात शुरू करूं, इसके पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं दर्शकों को कि उर्मिलेश जी कितने पॉपुलर हैं। इसका पता इससे चलता है कि जैसे ही घोषणा हुई वैसे खट 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 हमारे स्टोरी वाले हिस्से में लोगों के नाम आने लगे कि वो सब उर्मिलेश जी को सुनना चाहते हैं। और फिर उसके बाद मेरे पास मैसेज आने लगे, और मैसेज ही नहीं आने लगे, लोगों ने उर्मिलेश जी के बारे में छोटे छोटे टुकड़े लिखने शुरू किए अपने अनुभव के। उर्मिलेश जी, आपका स्वागत है स्टार जर्नलिस्ट की इस सीरीज में। और आप सचमुच स्टार शुक्रिया जर्नलिस्ट हैं। शुक्रिया संतोष भाई। पर हम आपसे बातचीत करें उसके पहले सिर्फ ये बता दें कि इसमें हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने कमाल के काम किए हों, चाहे वो संपादक रहे हों या संवाददाता रहे हों, जिनकी रिपोर्ट्स ने, जिनकी बातों ने देश के ऊपर असर डाला हो और जो जानबूझ के अपने को किनारे ले गए हैं। लेकिन उर्मिलेश जी ऐसे नहीं है। उर्मिलेश जी का चेहरा बहुत परिचित है। ये टेलीविजन के जाने माने टिप्पणीकार तो हैं ही हैं। इन्होंने एक बहुत मशहूर प्रोग्राम एक टेलीविजन चैनल पे चलाया था जिसके बारे में हम बात करेंगे। पर उर्मिलेश जी, आपसे बातचीत शुरू करने से पहले एक निवेदन है जो मैं हर एक से निवेदन करता हूं, वो ये कि आप अपने पत्रकार जीवन की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम सबको बताइए, जो बहुतों को नहीं मालूम। संतोष भाई, मैं पत्रकार संयोगवश बना। मतलब पत्रकार बनने का मेरा कोई इरादा या कोई लक्ष्य कभी था ही नहीं। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने शायद ही कभी सोचा होगा कि मैं पत्रकार बनूंगा। हालांकि पढ़ते समय भी पत्रकारिता का काम छिटपुट कर लिया करता था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब बीए में पढ़ता था, संभवतः पार्ट 1 का एग्जाम शायद दे चुका था और पार्ट 2 में जाने वाले थे हम लोग। उसी वक्त उस समय की बड़ी मशहूर पत्रिका थी दिनमान, और उसके जी यशस्वी संपादक थे रघुवीर सहाय। जी। तो उस पत्रिका में विवेकानंद एक पुनर्मूल्यांकन करके प्रभात दीक्षित जी का एक लेख माला छपी, और उसमें कई बार उन्होंने लिखा। उस पर रघुवीर सहाय जी ने संपादक के रूप में अपने पाठकों का या लेखकों का उन्होंने आह्वान किया कि भाई आप लोग भी इस पर अपनी टिप्पणियां लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। मैं बीए पार्ट 1 का छात्र एक छोटी सी टिप्पणी विवेकानंद पर लिखकर और उस लेखमाला के कॉन्टेक्स्ट में भेज दिया था, और वो छप गई तो बड़े बड़े लोगों के साथ छपी। 3 लोग थे, उसमें एक मैं था, और उसमें नीचे लिखा था उर्मिलेश और बीए पार्ट 1 इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो मैं रातों रात कैंपस में परिचित हो गया। लोगों ने कहा, अरे ये उर्मिलेश कौन है भाई, कौन है? तो कैंपस में मुझे जाना जाने लगा। एक रघुवीर सहाय की उस मैगजीन का चमत्कार था। तो पत्रकार में भले बिल्कुल कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इस तरह के काम मैं कर लिया करता था। इनफैक्ट जर्नलिज्म से साबका इस मैंने मेरा जो मैं जो रूबरू होता हूं पहली दफा, वो तब जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध करते हुए मैं फिर यूनिवर्सिटी छोड़ा, और मेरे सामने एक संकट आ गया कि मैं करूं क्या, क्योंकि मुझे लेक्चरशिप कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रही थी। जबकि मैं एमफिल था और एमए भी फर्स्ट क्लास था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, और सारी क्लासेज में भी ठीक ठाक नंबर थे, हाई स्कूल भी फर्स्ट डिवीजन था, और ठीक ठाक सब कुछ था। लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, और मैं बहुत ही साधारण फैमिली का था, बहुत ही साधारण परिवार का। तो गुजारा कैसे होगा, ये बड़ा संकट था मेरे लिए। तो उन दिनों चूंकि लिखना पढ़ना मैं जानता था, तो मैं यही कर सकता था। तो मैंने यूं ही लिखना शुरू किया कि जब यूनिवर्सिटी में, कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में जगह नहीं जब तक मिलती, तब तक मैं लिख पढ़कर कुछ कमा लूं। तो मैं कोशिश करता रहा और लिखता रहा। लिखने लिखने में मुझे भी आनंद आने लगा। फिर मैंने देखा कि मुझे कॉलेजेस में तो कुछ जगह नौकरियों के ऑफर मिले या मिल सकती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी जहां मैं पसंद करता था वहां नहीं मिली। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसी में आजमाऊं अपना हाथ।
और फिर हम अचानक जिस पेशे में कभी आने का सोचा नहीं था वही बन गया, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, मैं बहुत खुश हूं। और बल्कि कई बार अच्छा लगता है कि मैं जहां जाना चाहता था वहां नहीं गया, और जहां नहीं जाना चाहता था वहां आ गया, तो मैं इस पेशे से खुश हूं। आपने दो नाम लिए, एक तो रघुवीर साय जी का नाम लिया जिन्होंने बहुत सारे पत्रकार बनाए, और रघुवीर साय जी का नाम लेते हुए जब आपने दिनमान का जिक्र किया तो ये अच्छा लगा कि दिनमान उस समय विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच भी लोकप्रिय था। ये उसका कमाल था, उसके विषयों का कमाल था। और दूसरा नाम आपने प्रभा दीक्षित जी का लिया, वो इतनी अच्छी लेखिका और टिप्पणीकार थी कि आज भी प्रभा दीक्षित के लेख अगर पुराने कोई पढ़े तो वो ये मानेगा कि यानी उसके सामने एक नया संसार खुल जाता है। मैं आपसे, क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने यात्राएं की हैं, जिन्होंने लिखा है, आपको अपनी कौन सी रिपोर्ट याद है राज्यों की या कश्मीर की, जिन रिपोर्ट्स के ऊपर आपको स्वयं अभी लगता है कि आपने वो रिपोर्ट कमाल की लिखी, या कोई ऐसी रिपोर्ट जिसमें आपको लगता हो कि शायद मैं इसको और बेहतर लिख सकता था, और उस समय की जो देश की स्थिति थी उस समय लिखना आसान था या मुश्किल था? मैं चूंकि रिपोर्टर के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ, मैं आई मीन पत्रकारिता में मैं जब मैंने शुरुआत की तो मैं एक रिपोर्टर के रूप में शुरुआत में नहीं। बहुत सारे लोग उप संपादक के रूप में शुरुआत करते हैं डेस्क पर, बहुत सारे लोग सीधे असिस्टेंट एडिटर बनते हैं, लेकिन मैं रिपोर्टर बना। और पहली जो मेरी नौकरी, फुल फ्लेजेड नौकरी जिसे कहते हैं, वो नवभारत टाइम्स की थी, और राजेंद्र माथुर जी संपादक थे, प्रधान संपादक, और मैं ऑल इंडिया कंपटीशन से पत्रकार बना था। बड़ी दिलचस्प बात है, मैं उन दिनों बेनेट कोलमैन कंपनी ने नई दुनिया से जब आए राजेंद्र माथुर यहाँ प्रधान संपादक बनकर, तो कई नए एडिशन लॉन्च किए थे। तो उन दिनों दिल्ली में भी कुछ जगहें खाली थी, कुछ पटना में होने वाली थी खाली, क्योंकि पटना एडिशन लॉन्च होने वाला था, जयपुर एडिशन पहले लॉन्च हो गया था। तो उन दिनों बहुत सारी वैकेंसीज, और उसमें विज्ञापन छपा अखबारों में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बड़े भाई जो मेरी नौकरी न मिलने से बड़े दुखी थे, और वो ये भी दुखी थे कि ये आईएएस और पीसीएस और अन्य जगहों पर ये बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका कहना है कि हम इस नौकरी में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, चाहे खाने बिना मर जाएं, लेकिन हम अपना ही कुछ करेंगे, या सामाजिक काम करेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं मुझे जाना है। तो वो बड़े दुखी रहते थे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे मन का एक काम एडवर्टाइज हुआ है, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई वो पर्ची काट करके और मुझे वो भेज दिया कि ये वैकेंसी है, भर दो, इसमें रिपोर्टर मांगा गया है। तो मैंने भाई साहब की जब वो देखी तो मैंने कहा मुझे रिपोर्टर नहीं बनना है, मुझे तो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना है, और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं, मुझे अफसर नहीं बनना है, पत्रकार भी नहीं बनना है। तो मैंने अपने भैया द्वारा भेजी वो जो अखबार में छपी विज्ञप्ति थी भाई साहब, उसको भी मैंने नहीं भरा। लेकिन जब ये विज्ञप्ति का यानी फॉर्म भरने का अंतिम दिन आया, उसके 3 दिन पहले मुझे एक मेरे वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने कहा, अरे महाराज भर दो, ये कम से कम इससे तो कुछ बात बन सकेगी ना, तो जब जब यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी तो चले जाना। मैंने 3 दिन पहले वो फॉर्म भरा, और वो जाकर के जमा मैंने पोस्ट बॉक्स वहां पर डाला जहां पर डाला जाना था, ये सोचकर कि कहीं ऐसा न कि मेरा फॉर्म ही गायब हो जाए। तो मैं ऑल इंडिया कंपटीशन में बैठा और रिपोर्टर बन गया इस तरह से। जब मैं पटना गया तो पटना मेरा अपॉइंटमेंट हुआ पहला। तो उन दिनों वहां पर बड़े भूस्वामियों और खेत मजदूरों के अलग अलग संगठनों, जिनमें सोशलिस्ट संगठन भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, नक्सल भी थे, इन लोगों के बीच में, खासकर नक्सल बनाम लैंडलॉर्ड लॉबी के बीच में बहुत सारे क्लैशेज होते थे। उन दिनों मैंने जहानाबाद, औरंगाबाद गया, और पटना के ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ एक जो रिपोर्टिंग की, स्पॉट रिपोर्टिंग, तो वो मुझे मेरे पाठक या मेरे संपादक भी मानते हैं कि वो शायद मैंने अच्छा काम किया था, ऐसा वो मानते हैं। मैं और भी अच्छा कर सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार की स्पॉट रिपोर्टिंग मुझे पसंद है, और बाद के दिनों में कश्मीर की, खासकर
करगिल वॉर से पहले एक बार मैं गया था, आई थिंक इट वाज 98 अगस्त सितंबर महीना। उस दरमियान जो हम लोगों ने जम्मू, श्रीनगर, कश्मीर वैली और लद्दाख का दौरा किया 15-20 दिनों का, उसमें कुछ एक अच्छी रिपोर्टिंग मैंने की। बाकी और बहुत सारी कितनों को याद कर सकते हैं। नहीं, याद याद इसलिए करने की जरूरत है कि आज जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है अखबारों में, पत्रिकाएं तो कोई बची ही नहीं, नाम के लिए भी नहीं बची पत्रिकाएं। इसलिए पूछना पड़ता है कि आप जब बताएंगे तो नए पत्रकारों को उससे मदद मिलती है कि रिपोर्ट आखिर लिखी कैसे जाती है। अब यहीं से सवाल जुड़ता है जिसका उत्तर आपको देना चाहिए कि आप जब रिपोर्ट करने जाते थे, कौन सी कठिनाइयां आपको आती थी, या आप किन कठिनाइयों को चुनते थे जिनको स्वीकार कर आप रिपोर्ट करते थे? और क्या कभी ऐसा मौका आया कि आपने कोई रिपोर्ट की हो, आपको आपके ऊपर दबाव आया हो, प्रलोभन आया हो, जो जिन जिन भी ऐसे निहित स्वार्थ हैं जिनके खिलाफ आपने रिपोर्ट की हो, उन्होंने आपको परेशान किया हो, ऐसे क्षण जीवन में आए क्या? हाँ, ऐसे बहुत आए, लेकिन उसमें से एक केवल मैं उदाहरण दूंगा, और तो बहुत सारे हैं। एक बार नौकरी भी चली जाएगी, इसका भी कुछ लोग प्रबंध कर रहे थे, लेकिन आई एम वेरी प्राउड कि प्रधान संपादक जो हमारे राजेंद्र माथुर थे, उन्होंने शाबाशी की चिट्ठी भेजी मुझे, जब एक केंद्रीय राज्य मंत्री स्तर के व्यक्ति ने कंप्लेन किया था श्री अशोक जैन जी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो उस दिनों हमारे कंपनी के चेयरमैन थे जिसमें मैं काम करता था नवभारत टाइम्स में। तो वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया श्री अशोक जैन जी ने हमारे प्रधान संपादक को कि कोई आपका रिपोर्टर है बिहार में, उसने अमुक जिले के जवाहर रोजगार योजना के इस घोटाले पर ये रिपोर्ट छापी है जो सीधे मंत्री पर अटैक करती है, और मंत्री नाराज हैं। तो उन्होंने राजेंद्र माथुर जी को जब पता चला कि ये तो उर्मिलेश की रिपोर्ट है, तो उन्होंने ये नाम देखकर ही माना कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही होगी, और उन्होंने ऊपर जो जिन लोगों ने फॉरवर्ड किया था उनको बता भी दिया कि ये गलत हो ही नहीं सकती, मैं नहीं मानता, क्योंकि इस रिपोर्टर को मैं जानता हूं। और बाद में उसकी छानबीन कराई गई कि क्या मैं वाकई मंत्री जी के किसी विरोधी से मिलकर मैंने ये प्लांट की है स्टोरी। तो पता ये चला कि एक एक जो स्टोरी के ब्यौरे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। और अब तो मैं बता ही सकता हूं, उस समय तो नहीं बता सकता था कि मुझे दरअसल प्रशासन के टॉप टॉप लेवल से वो सारे डॉक्यूमेंट मिले थे, तो इसलिए उसमें गलत होने का कोई औचित्य ही नहीं हो सकता था। और इस तरह से उस रिपोर्ट पर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन कराया गया कि ये रिपोर्ट गलत है, प्लांट है या क्या है, तो पता चला कि न केवल ये सही रिपोर्ट है बल्कि 100% सही है। तो हमारे संपादक राजेंद्र माथुर ने उस कंप्लेन पर अपनी चिट्ठी लगाकर जो भेजा हमारे यहाँ पटना एडिशन के यहाँ जो लेटर, उसमें मेरे को कांग्रेचुलेट किया गया था कि ये एक अच्छी रिपोर्ट नवभारत टाइम्स में छापकर आपने अखबार का रुतबा बढ़ाया है, बहुत मैं खुश हूं। मैं भाषा याद नहीं आ रही है, शब्द उनके क्या थे, लेकिन उन्होंने मुझे 2 लाइन का लेटर था, उसमें मुझे बधाई दी थी। इसके अलावा एक घटना और है, जब मैं रोहतास जिले में किसी और सिलसिले में रिपोर्टिंग करने गया था, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इलेक्शन से पहले की रिपोर्टिंग थी। इलेक्शन अभी शायद डिक्लेयर हुआ नहीं था और उसके पहले मैं रिपोर्ट करने गया था। उस समय बिहार में एक प्रकरण चल रहा था कि एक बीडीओ का अपहरण हो गया था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का जो अपहरण हुआ गया था, उसमें तमाम अखबार छाप रहे थे स्टोरीज, सियासतदानों के कहने पर, कि ये जो वीडियो है उसको नक्सल लोगों ने कैमूर रेंज के किडनैप कर लिया है। मैं इस स्टोरी के पीछे बिल्कुल नहीं गया था, महज एक संयोग था कि उस जिले के जो कलेक्टर उस समय थे वो मेरे मित्र थे, क्योंकि वो मेरे सीनियर थे हमारे यूनिवर्सिटी के। तो मैं उन्हीं के यहाँ से बल्कि नाश्ता करके और निकला, और मैंने कहा कि अब मैं जा रहा हूं इलेक्शन रिपोर्टिंग के लिए। तो फिर रात को उन्होंने कहा कि होटल में मत खाना, हमारे घर ही आ जाना, खाना यहीं खाना। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा शहर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कलेक्टर मेरा दोस्त है, नहीं तो बहुत सारे लोग पैरवी और भी करने लगते हैं, परेशान करते हैं। तो मैं जानबूझकर उनके घर कम जाता था।
और होटल में ही ज्यादा रहता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं रात को खाना खाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं चला गया साहब अपनी फील्ड में, बहुत सुदूर इलाकों में गया, जंगलात थे और बड़ा ही उजाड़ खंड इलाका था। तो मैं जब गया तो एक जगह मुझे कुछ लोग पहचान गए, जहां एक बाजार छोटा सा था और समोसे और चाय की दुकान के लिए हम लोग रुके वहां। तो कुछ दो चार एक्टिविस्ट नुमा लोग थे जो मुझे लगता है कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया पता नहीं कैसे, जबकि उस समय तो टीवी का वो नहीं था कि हम मुझे देखा हो कभी, लेकिन शायद कहीं पटना में देखा हो। तो उन्होंने कहा, आकर एक ने कहा कि आप उर्मिलेश तो नहीं है? तो हमने कहा जी मैं उर्मिलेश ही हूँ। तो आप कौन है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम अमुक सिंह है, मैं आपको जानता हूं क्योंकि आप अमुक के परिचित हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहा कि भाई साहब आप तो बड़े संयोग से आए हैं, चाय पीजिए, आपको एक बहुत बड़ी कहानी बताना चाहता हूं। यहाँ से तो बहुत दूर आप हैं, तो हम कैसे बताएंगे पटना में, लेकिन आप यहीं आए हैं तो हम बता सकते हैं। तो मैंने कहा बताइए कहानी क्या है। उन्होंने कहा कि जो जी। वीडियो के अपहरण के बारे में कहानी चल रही है कि नक्सलियों ने गिरफ्तार किया है या किडनैप किया है, हम्म। दरअसल हम्म। उसको एक कैबिनेट मंत्री के घर के लोगों ने किडनैप किया है पैसे के लिए और ठेके के लिए। और ये जो है यहीं यहां से 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर के आसपास कहीं खंडहरों में रखा गया है। मैंने कहा ये ऐसा कैसे हो सकता है? उन दिनों आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी और बिहार में, और जो मंत्री जी थे उसी इलाके के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, दुनिया में नहीं है वो। तो मैंने वो स्टोरी इस तरह की कि मैं उस इलाके में गया 30-40 किलोमीटर दूर, और जब वो नजदीक आ गया वो जगह, तो मुझे बताया गया कि क्योंकि वो एक आदमी गाड़ी में मेरे साथ जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत खूंखार लोग हैं, अगर जानेंगे तो हमला भी कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने टैक्टिकल ढंग से काम किया और अंततः जो है हम वहां पहुंच गए। और पहुंचने के बाद सॉरी, पहुंचने के बाद हम लोगों ने ब्यौरा इकट्ठा किया और उस खंडहर नुमा हवेली तक तो नहीं पहुंचे हम, लेकिन ये कंफर्म हमने कर लिया कि वो वीडियो आसपास ही कहीं होगा, 5-7 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि वहां वो मौजूद था जहां हम पहुंचे थे 3 दिन पहले। और ये भी मालूम हो जी। गया जी। कि अमुक जी के भतीजे ने उसको किया है। तो वो स्टोरी हमने ब्रेक की और पटना मेरे पहुंचने से पहले ही मेरी घेराबंदी शुरू हो गई थी। और नवभारत टाइम्स हम्म। में अगले दिन सुबह जब वो स्टोरी छपी तो डाक बंगला चौराहे पर नवभारत टाइम्स को जलाया गया। और फिर इसके बाद संपादक और मेरे खिलाफ नारे लगे और 300-400 लोग डाक बंगला चौराहे पर माफी मांगो और मुकदमा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे किया। लेकिन उस दिन अखबार की प्रतियां खूब बिकी, क्योंकि लोगों को मालूम था कि शायद हंगामा होगा। तो काफी चर्चा हो गई नवभारत टाइम्स की उस खबर पर। और अल्टीमेटली जिन लोगों ने मेरे खिलाफ और मेरे अखबार के खिलाफ अभियान चलाया उनको माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि विधानसभा के अगले सत्र में वो हंगामा हो गया। और उस वीडियो की बरामदगी भी हो गई। वो पाया गया, वो अपनी जगह से आ गया, उन्होंने खुलासा भी कर दिया। और बाद के दिनों में कैबिनेट मंत्री की संभवतः मुझे जहां तक याद आ रहा है उनको या तो माफी मांगनी पड़ी थी या कि चुनाव के बाद वो सरकार ही चली गई थी। थोड़ा मैं यहां मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन उन मंत्री महोदय को माफी मांगनी पड़ी। मैं जो उर्मिलेश जी की बात सुन रहे हैं, खासकर पत्रकार, उनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस बातचीत में उर्मिलेश जी ने दो संदेश दिए। एक तो ये कि अगर आप अपना सूत्र सही नहीं बनाते हैं, और उनका उनका इशारा है कि सरकारी अधिकारी बेहतरीन सूत्र हो सकते हैं आपकी रिपोर्ट का, या राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं, अगर सूत्र आप सही बनाते हैं तो आपको सही रिपोर्ट मिलती है, एक। और दूसरा, अगर आपको कोई ऐसी खबर चाहिए जो स्कूप हो, ये स्कूप था उर्मिलेश जी का। अब आजकल तो ब्रेकिंग न्यूज, स्कूप, इसको स्टोरी, रिपोर्ट, इसका अर्थ पत्रकार जानते ही नहीं है, अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। पर जो किया अभी जिसका जिक्र, वो स्कूप था। अगर आपको स्कूप चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यात्रा करनी पड़ेगी, सूत्र तलाशने पड़ेंगे, और तब आप जो रिपोर्ट लिखेंगे तो आपको नाम मिलेगा। उर्मिलेश जी, आपने कश्मीर में रिपोर्टिंग काफी की, जिसका आपने जिक्र किया। आज कश्मीर के हालात हैं, उनमें रिपोर्टर्स को थोड़ी सी दिक्कत शायद मानसिक होती होगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन आपने जब कश्मीर को रिपोर्ट किया तो आपने वहां की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
क्या हालात देखे जिनको आपने विषय बनाया? संतोष भाई, हम जब कश्मीर हमने जाना शुरू किया 98 से, और 98 मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, काफी दिलचस्प यात्रा थी हम लोगों की। हम लोग एक ग्रुप में गए थे, लेकिन फ्रीडम थी कि हम कहीं भी अगल बगल जा सकते हैं, अपने से भी हम मूव कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर को जानने, वैसे मैं 93 में भी एक बार जम्मू कश्मीर गया था, लेकिन रिपोर्टिंग के पर्पज से नहीं, बल्कि एक जर्नलिस्ट यूनियन का ऑल इंडिया का कन्वेंशन था, उसमें मैं गया था। लेकिन जब इसमें मैं गया तो मैंने जीवन के बारे में, समाज के बारे में, वहां की राजनीति के बारे में, वहां के हालात के असल कारणों को लेकर मैं बिल्कुल नई चीज देखी मैंने। और मुझे लगा कि भाई कश्मीर के बारे में जो हमें किताबों में या अखबारों में, मैगजीनों में जो अब तक मैंने पढ़ा था, उससे तो बिल्कुल ये डिफरेंट है। शायद हमको बहुत अच्छी किताबें भी उस समय तक नहीं मिली थी कश्मीर पर पढ़ने को। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि आखिर सच कुछ और है, और हमारे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान यानी हिंदी भाषी क्षेत्र जो है, वहां कश्मीर का सच कुछ और स्थापित किया गया है। तो ये क्या है? तो मैंने जब दोस्त बनाए, मैंने जब वहां लोगों से जानकारियां इकट्ठी करनी शुरू की, मैंने जब मूव करना शुरू किया, तो मेरे को बिल्कुल नई दुनिया, नई चीजें समझ में आई कश्मीर की। और मैं इस बात की परवाह किए बगैर कि मेरी खबरों को, मेरे एनालिसिस को, मेरे नैरेटिव को कैसे लोग लेंगे, क्या कहेंगे, मैं सच पूछिए तो मैं ईमानदारी से जो देखता था वो लिखता गया। और उस पर मुझे हमेशा ये फील हुआ कि दरअसल जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ा जितना पाकिस्तान ने है, जितना वहां के कथित उग्रवादियों ने है, उससे कम नहीं इंडियन स्टेट ने बिगाड़ा है। तो इंडियन स्टेट जब मैं कहता हूं तो ये बीजेपी सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूं, और न कांग्रेस की सरकार के बारे में कह रहा हूं, मैं टोटल स्टेट के बारे में कह रहा हूं, इंडियन स्टेट के बारे में। आई थिंक हमसे बहुत बड़ी मिस हैंडलिंग हुई है कश्मीर के कारण, कश्मीर को लेकर, और उसका नतीजा है कि बहुत सारे और जो किरदार हैं, और सारे जो है स्टेक होल्डर हैं हालात खराब करने के, उनको मौका मिल गया। हमने इसको एक्सपोज करने की कोशिश की। जैसे अंतिम बात जो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको शेयर करूंगा, आपके श्रोताओं और मित्रों को, कि जैसे उदाहरण के तौर पे हिंदी हार्टलैंड में जो बताया गया है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक बहुत ही खतरनाक किस्म का भारत विरोधी आदमी था। अब इस मूर्खतापूर्ण झूठ को कोई भी रिपोर्टर जो जाएगा कश्मीर में और ईमानदारी से घूमेगा, इस मूर्खतापूर्ण झूठ को एक्सपोज किए बगैर वो मान नहीं सकता। क्योंकि मेरा ये मानना है और इतिहास का सच है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अगर ना होते तो कश्मीर का भारत में विलय या एक्सेशन सिर्फ महाराजा हरि सिंह और पंडित नेहरू के कारण संभव नहीं होता, अगर शेख अब्दुल्ला ना होते। तो कुल मिलाकर जिन कुछ प्रमुख शक्तियों के कारण, प्रमुख व्यक्तियों के कारण भारत में एक्सेशन हुआ कश्मीर का, उनमें अगर 3 बड़े नाम अगर लिए जा सकते हैं तो मेरे हिसाब से जवाहरलाल नेहरू, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और यकीनन महाराजा हरि सिंह जो मजबूरी में मजबूर हो गए थे और उनको करना पड़ा था। तो ये 3 बड़े हैं। अब उसमें आप बेशक बीपी मेनन साहब का नाम ले सकते हैं जिन्होंने इस पूरी योजना को एग्जीक्यूट किया, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सरदार पटेल तो थे ही, मतलब उस समय बड़े ओहदेदार। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं 3, इनका मुझे लगता है उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बहुत महत्वपूर्ण है। और वो काम मैंने किया, मैंने लिख कर किया, बोल कर किया, और अपनी किताब में भी इस बारे में मैंने ये सच जो है उजागर करने की मैंने कोशिश की कि उनको भारत का एक महान नेता माना जाए, कश्मीर का उग्रवादी, कश्मीर का अलगाववादी न माना जाए। उनको शरारती और बदमाश के रूप में जो पेंट किया गया है, वो बहुत ही शरारत है, बदमाशी वो है। वो एक महान देशभक्त थे, वो महान कश्मीरी थे और महान भारतीय थे। उर्मिला जी, आपकी ये बात हमें एक नया विषय दे रही है कि हम लोगों को कश्मीर के पूरे इतिहास पर, जहां से आपने जिक्र किया विलय का, कि विलय किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, क्या शर्तें थी, इनके ऊपर हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। हम लोग जरूर इसके ऊपर बात करेंगे।
पर अभी मैं आपसे, मेरे दिमाग में एक सवाल है कि आपने जिन लोगों के साथ काम किया, जिनमें संपादक भी हैं, पत्रकार भी हैं, जी। उन सबकी धारा आप जैसी थी या आपसे अलग थी? उस समय की पत्रकारिता का जो रुख था, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फील्ड रिपोर्ट काफी होती थी, ऐसा मुझे लगता है आपकी बातचीत से। किनके, कौन नाम आपको याद हैं संपादकों में भी, साथियों में भी? और फिर मैं अगले सवाल पे आऊंगा, जो अपनी जानकारी लेना चाहता हूं खुद अपने लिए। पर पहले आप मुझे ये बता दें कि किनके नाम याद हैं या किनके नाम नहीं याद हैं? नहीं, देखिए संतोष भाई, मैं जिन मैं छात्र जीवन में मैं एक बाद के दिनों में जब यूनिवर्सिटी में मैं गया और जब थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, तो मेरी एक वैचारिकी रही। मेरी एक विश्व दृष्टि या एक राजनीतिक सोच जरूर रहा। इसमें मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता और उसका मुझे गर्व है। लेकिन मैं जब जर्नलिस्ट बना तो मैं बहुत ईमानदारी से कह दूं, और आज भी मैं कहता हूं कि मैंने किसी भी राजनीतिक धारा से अपने को मुक्त कर लिया और मैंने सोचा कि मुझे लेखक और पत्रकार बनना है। तो एक विजन या एक दृष्टिकोण अलग बात है, लेकिन मैं दलबंदी नहीं करूंगा, मैं पार्टीबंदी, मैं राजनीतिक एक किसी श्रेणी से बंध कर या सरणी से बंध कर नहीं रहूंगा। और मैंने ईमानदारी जी। से इसको एग्जीक्यूट किया अपने जर्नलिज्म में। हम्म। तो इसलिए मेरे लिए कभी यह समस्या नहीं थी कि मेरा संपादक कांग्रेसी है, समाजवादी है, संघी है, या बिना किसी विचार के है, या वो अपने को सिर्फ एक प्रोफेशनल कहता है। क्योंकि ये तो मैं नहीं मानता कि कोई अगर किसी वैचारिकी का है तो उसको हम ओढ़ उसको कंबल ओढ़ा दें कि नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं है, ये तो केवल पत्रकार है। अरे हर पत्रकार की अपनी एक धारणा है, अपनी एक वैचारिकी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं अनेक लोगों के साथ काम किया जो लोग अलग अलग विचारधाराओं के थे, और कुछ उसमें ऐसे भी थे जिनकी कोई विचारधारा नहीं थी। लेकिन जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती है उनके भी कुछ विचार होते हैं, और कई बार वो बड़े खतरनाक भी होते हैं, कई बार बड़े अच्छे भी होते हैं। तो मेरे पहले संपादक जो थे, प्रधान संपादक, वो राजेंद्र माथुर थे। और राजेंद्र माथुर के व्यक्तित्व और उनकी उनकी मनीषा दोनों से मैं बहुत प्रभावित था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके उन दिनों पंजाब पर जो उनका अप्रोच थी, पंजाब के बारे में जो उनका मिजाज था, और उनके कंटेम्पररी संपादक प्रभात जोशी का भी था, जिनके साथ मैं कभी नौकरी के रूप में मैंने कभी काम नहीं किया, हालांकि उनके अखबार में मैंने लिखा। उनका भी जिस तरह का था, मैं बिल्कुल इन दोनों संपादकों से बिल्कुल असहमत था इन तमाम इश्यूज पर। और राजेंद्र माथुर जी की तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक बार वो नवभारत टाइम्स में आए पटना एडिशन के, और डेस्क पर बैठ के उन्होंने कहा कि बताइए आप लोगों का इस पर क्या स्टैंड है जो हमने आज लिखा है। उनका एडिटोरियल छपा था, तो वहां लोगों ने बोलना शुरू किया, उसमें हमने टिप्पणी की कि मैं तो सहमत नहीं हूं। तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं हो, बताया। तो लेकिन उनके अंदर एक अजीब तरह की वैचारिक सहिष्णुता थी। उन्होंने कभी इसका बुरा नहीं माना कि उर्मिलेश ने पंजाब पर लिखे मेरे, या पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान रिलेशन पर लिखे मेरे एडिटोरियल को खारिज किया है या उससे असहमति जाहिर की है। मैं तो बहुत छोटा आदमी था उनके आगे, बहुत छोटा, बिल्कुल रिपोर्टर था। लेकिन वो बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनते थे और कभी विंडिक्टिव नहीं होते थे। तो ये बड़ा बड़प्पन उनका था कि उनसे असहमति का भी एक आनंद था, एक सुख था। एक ये चीज मैंने उनके अंदर, राजेंद्र माथुर के अंदर देखी। दूसरी बात जो संपादकों में, अब आपको बताऊं कि हमारे रेजिडेंट एडिटर एक ऐसे व्यक्ति थे जो ये कभी छुपाते भी नहीं थे कि वो आरएसएस के हैं, और वो उनका नाम था दीनानाथ मिश्रा जी। और दीनानाथ मिश्रा अब नहीं है इस दुनिया में, तो लेकिन उनसे मेरी खूब बहुत सारे मतभेद हम लोगों के थे। लेकिन उन्होंने, चाहे अखबार के हित में हो या न जाने किन कारणों से हो, मुझे स्पॉट रिपोर्टिंग से रोका नहीं उन्होंने, ये मैं कहूंगा। और ये मैं जब कह रहा हूं तो मतलब मैं सोच कर कह रहा हूं, क्योंकि वो कई बार हमसे नाराज होते थे। एक बार तो उन्होंने एक मामले में, मैंने मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने एक किसान नेता थे रमाकांत द्विवेदी रमता,
तो रमाकांत द्विवेदी रमता को बिहार पुलिस ने बहुत पीटा था भोजपुर जिले में कहीं किसी सम्मेलन में। उसकी रिपोर्ट जब मैंने लिखी तो वो बड़े नाराज हुए थे कि ऐसा क्यों, इस पे आपने उनके संगठन का नाम क्यों दे दिया है, बिहार किसान सभा के नेता। तो मैंने, आप लिख दीजिए स्वाधीनता सेनानी, स्वाधीनता सेनानी भी वो थे। मैंने कहा नहीं, किसान सभा के नेता हैं तो किसान नेता ही लिखेंगे ना। अब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये तो नहीं लिखेंगे ना कि बुजुर्ग स्वाधीनता सेनानी, आप लिखेंगे ना कि भाजपा नेता। तो ऐसा मत कहिए। तो एनीवे, तो लेकिन दीनानाथ जी के साथ भी मैंने काम किया, मैंने आलोक मेहता के साथ काम किया, अनेक संपादकों से मेरी तमाम असहमतियां रही, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। एसपी सिंह के साथ काम किया। एसपी सिंह भी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर थे नवभारत टाइम्स में उन दिनों, जब मैं पटना था। यहाँ वो आए थे क्योंकि वो रविवार के बाद आपको याद होगा वो दिल्ली बंबई गए, बंबई से फिर यहाँ आए, तो वो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी थे। जी जी, तो उनसे भी मिलना जुलना, या बीच में मैं एक बार टाइम्स फेलोशिप मिल गई थी तो मैं छोड़कर चला गया था। इसके बाद फिर मैं हिंदुस्तान में आ गया। तो मृणाल जी के साथ काम किया। मृणाल जी के साथ मेरी अनेक असहमतियां रही और हमसे बहुत वो नाराज भी रही वो, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई काम करने में। जितना मुझसे काम लिया गया ठीक, नहीं लिया गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि काम अगर किसी पत्रकार से नहीं कोई संपादक लेता है तो ये अखबार और मैगजीन या जो भी प्लेटफॉर्म है उसका घाटा होता है, अगर वाकई वो पत्रकार है तो। और मुझे बस अफसोस एक ही कार्यकाल का है मृणाल जी के, कि उन्होंने सचमुच मुझसे काम नहीं दिया या मुझे काम नहीं उस तरह से करने का मौका दिया। लेकिन मैं उनके प्रति हमेशा आदर से भरा रहा हूं और आज भी मैं उनके प्रति मैं बहुत ही उनका आदर करता हूं। लेकिन जो सच है वो अपनी जगह है और मैं सच के साथ मैंने जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उसका मुझे खामियाजा जीवन भर भुगतना पड़ा। आप टेलीविजन के जब शोज करने आपने शुरू किए तो वो स्वतंत्र टेलीविजन नहीं था, बल्कि वो राज्यसभा नियंत्रित टेलीविजन था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपने जो विषय चुने उन विषयों को बदलने के लिए या जिन अतिथियों को आप बुलाते थे अपने प्रोग्राम में, उनको लेकर के आप के ऊपर किसी तरह की सलाह नुमा दबाव या कोई आपको इशारा कि आप ऐसे ही लोगों को बुलाइए, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं संतोष जी, राज्यसभा टीवी का जब मैं कार्यकारी संपादक बना तो वो भी एक संयोगी था, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट्री कवरेज का एक्सपीरियंस जो है बहुत कम लोगों के पास था जो कार्यकारी संपादक पद के एप्लीकेंट थे। टेलीविजन का तो था उनके पास, लेकिन उनके पास पत्रकारिता का अनुभव और साथ में भारत की संसद को कवर करने का 15 साल या 12 साल का अनुभव नहीं था। और मैं उनमें से संभवतः इकलौता था जिसके पास इतना बड़ा अनुभव था, विधानमंडलों और भारत की संसद को कवर करने का इतना लंबा अनुभव। तो वह भी एक कारण था मेरी नियुक्ति के पीछे, मुझे जो लगता है, क्योंकि आरटीआई वगैरह का जमाना आ चुका था तब तक। तो ये भी सवाल होता है कि 3 जो अनिवार्य योग्यताएं चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, उसमें ये तीसरी जो मिसिंग है वो क्यों है? मान लीजिए किसी और को, तो मुझे लगता है कि अब मैं महसूस करता हूं कि मेरा संजोग बस हो गया, क्योंकि उन दिनों यूपीए का जमाना था, कांग्रेस रिजीम थी और मैं जीवन में न तो कभी कांग्रेसी धारा का था पत्रकार, न तो भाजपाई धारा का था। तो कुल मिलाकर मेरे जैसे आदमी का इतने बड़े ओहदे पर अपॉइंट होना अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना थी। और ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि मेरा किसी बड़े राजनेता से कभी बहुत गहरा संबंध नहीं रहा है, बहुत गहरा नहीं रहा है। एक प्रोफेशनल रिश्ता मैंने मेंटेन किया। मैंने अपने घर में शादी ब्याह या किसी चीज में किसी राजनेता को कभी आमंत्रित भी नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि एक राजनीतिक पत्रकार को राजनेताओं से एक प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। ये मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से भर गया और मैं जीवन भर इसके साथ रहा। तो मेरा कोई पैरवी नहीं थी। अब सडन हो गया। मैंने उस चैनल को, जितना मेरी बुद्धि थी, जितनी मेरी समझदारी थी, मैंने वहां नियुक्त हुए बच्चों के साथ, बच्चे मतलब मेरे जो यंग प्रोफेशनल्स थे, उनसे मैंने टीवी सीखा। कार्यकारी संपादक होने के बावजूद मैं एडिटोरियल हेड था, नंबर 1 इन द एडिटोरियल डिपार्टमेंट। मैंने यंग लड़कों से सीखा कि टेलीविजन क्या है, और मेरे पास जो पत्रकारिता थी मैंने उनको सिखाने की कोशिश की। फिर मेरे जो प्रोफेशनल जो एक टेलीविजन के प्रोफेशनल थे, नंबर 2 हमारे जो एडिटोरियल बोर्ड में, वो राजेश बादल जी थे।
वो चूंकि चैनल से आए थे, टेलीविजन से आए थे, वो काफी चूंकि एक्सपर्ट थे, उनसे भी हमने समझा बहुत कुछ। तो उस चैनल में जहां तक प्रोग्रामिंग का सवाल है, कंटेंट का सवाल है, उस पर हम लोगों ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और मैं इस मामले में ये कह सकता हूं कि मुझे ऊपर से किसी ने आदेशित भी नहीं किया, निर्देशित भी नहीं किया कि नहीं जनाब आप ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे संसद को लेकर, जो स्टैंडिंग कमेटी को लेकर, पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर जो प्रोग्राम हम लोगों ने किए, वो अपने ढंग की अनोखी घटना थी। क्योंकि भारत के चैनल के इतिहास में, चाहे लोकसभा टीवी हमसे पहले आ गया था, लेकिन वहां भी इस तरह का प्रोग्राम कोई नहीं हुआ था। तो ये कुछ नई चीजें हमने की। इसके अलावा संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और राजनीतिक विषयों पर डिबेट वगैरह का जहां तक प्रश्न है, सच पूछिए तो अब बहुत सारे लोग बहुत कहेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन चैनल में जितनी प्रमुख डिबेट्स हिंदी में होती थी, कमोबेश जितने गेस्ट होते थे, किस तरह के गेस्ट बुलाए जाएं, कैसे बुलाए जाएं, ये हम लोग आपस में कलेक्टिवली तय करते थे। और मुझे उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। बाद के दिनों में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आई जब चुनाव कोई सामने आया, लेकिन मुझे कोई बड़ी परेशानी एडिटोरियल कंटेंट को लेकर नहीं आई। दूसरे और कारण थे जिनकी वजह से मैंने असमय इस्तीफा दिया था राज्यसभा टीवी से। और मैंने इस्तीफा दिया था 2012 में, मई या जून महीने में। वो और कारण थे, लेकिन बुनियादी तौर पर एडिटोरियल में जो एक जिस तरह की मैं चाहता था स्थिति एडिटर की, चूंकि वो मेंटेन नहीं हो रही थी बाद के दिनों में, वो भी एक कारण था। लेकिन दूसरे और भी बहुत सारे कारण होते हैं जीवन में, उसको कभी अलग बात की जा सकती है, लेकिन उसमें मैं नहीं समझता कि जर्नलिस्टिक कारण रहे हैं कि केवल वही एक कारण रहा। उर्मिला जी, आप उस समय जो पत्रकारिता कर रहे थे, जिन बंधनों के साथ या जिस आजादी के साथ, मैं आपकी राज्यसभा टीवी तक की पत्रकारिता की बात कर रहा हूं, जब आपने नवभारत टाइम्स से शुरू किया, आज अगर आप किसी ऐसे निर्णायक स्थान पर होते जैसे उस समय रहे, तो क्या आप आज वो पत्रकारिता कर पाते? एक, और जो पत्रकारिता पहले हो रही थी और आज जो पत्रकारिता हो रही है, इसमें आपको कोई अंतर दिखाई देता है? संतोष भाई, इतना अंतर है कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हम लोग बिहार में, या मैं चंडीगढ़ में भी पोस्टेड था, पंजाब कवर करता था आतंकवाद के दिनों में, तो मैंने कभी फील नहीं किया उन दिनों। और हम लोगों को लगता था कि हमें और ज्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए। हम तुलना करते थे यूरोपियन मुल्कों से, कि यूरोप के मुल्कों में पत्रकारों को और पत्रकारिता को जितना बड़ा दायरा मिला है, भारत में भी उतना मिलना चाहिए। हम लोग कांग्रेस रिजीम की इतनी ज्यादा आलोचना करते थे, इतना ज्यादा उसके मुखालफत करते थे अपने लेखों में, है बहुत सारी। लेकिन अगर उसको अब देखते हैं और आज के कॉन्टेक्स्ट में आज खड़ा होकर देखते हैं, तो लगता है कि वह अतीत कितना सुनहरा था, वो कितना सुंदर था। तो बिहार प्रेस बिल के खिलाफ बहुत सारे लोगों को याद होगा। इवन यहाँ पर आपको याद होगा राजीव गांधी जी की रिजीम में, जब उन्होंने विधेयक लाया था प्रेस को कर्क करने के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। लेकिन आज तो प्रेस जो है, वो जो प्रेस की हालत ये हो गई है, या मीडिया की हालत हो गई है, कि उसका एक बड़ा सेक्शन स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने वालों का एक तरह से बैंड बाजा बना हुआ है। पहले मीडिया खड़ा होकर बोलता था कि तुम गलत कर रहे हो, हमें आजादी चाहिए बोलने की, हमें लिखने की आजादी चाहिए। अब का मीडिया का बड़ा हिस्सा, इसके बड़े ओहदेदार, वो स्वयं अभिव्यक्ति की आजादी को का गला घोटने वालों के साथ बैठे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके बैंड बाजा हैं, उनके भोंपू बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इमरजेंसी का आपको याद ही होगा, जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो लोगों ने कहा कि आडवाणी जी, मुझे याद है कि उन्होंने बाद में कहा, जब इमरजेंसी हट गई थी, कि जब इमरजेंसी में कहा गया था पत्रकारों से कि भाई थोड़ा झुको, तो वो रेंगने लगे थे। बिल्कुल सही।
लेकिन उनको ये भी तो याद होगा, आज हैं आडवाणी जी, उनको ये भी याद होगा कि जब इमरजेंसी लागू की गई उसके ठीक तीसरे दिन, तीसरे या चौथे दिन, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसी दिल्ली के प्रेस क्लब में, मैं तो नहीं था उसमें, मैं तो प्रेस में भी नहीं था, मैं तो पढ़ता था, लेकिन हमने तो कुलदीप नैयर से ये सुना, हमने तो वर्गीज साहब से ये बात सुनी है, और हमारे ये अग्रज कभी गलत नहीं बता सकते, और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी देखा है कि यही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 104 से अधिक पत्रकारों ने आकर इमरजेंसी के खिलाफ साइन किया था मेमोरेंडम, और वो मेमोरेंडम कुलदीप नैयर और अन्य पत्रकारों ने सबमिट किया था प्रेसिडेंट को, या कहीं मुझे याद नहीं आ रहा है कहां सबमिट किया था। तो ये भी दिन था, उस समय भी रघुवीर साहब थे, उस समय भी धर्मवीर भारती थे, उस समय भी बहुत सारे और पत्रकार लेखक थे अंग्रेजी के, खासकर अंग्रेजी के, हिंदी के भी, लेकिन आज इमरजेंसी नहीं है। लेकिन हालात क्या है, हालात क्या है आज हमारे देश में मीडिया का, तो जमीन आसमान का फर्क है। और मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए, भारत की जमहूरियत के लिए और भारत के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ही अशुभ है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही निगेटिव है। बाद की पीढ़ियां इसको भोगेंगी, और तब गिला शिकवा जो होगा उनका, उसको उनको 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 सांत्वना सांत्वना देने वाला कोई बुजुर्ग नहीं होगा, क्योंकि बुजुर्ग अपराधी होंगे। बुजुर्ग जो होंगे इस पेशे में, वो अपने को कल्प्रिट की तरह पाएंगे और इतिहास में उनको अपराधी के रूप में देखा जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आज का दौर बहुत ही मीडिया के लिए बहुत शर्मनाक है संतोष भाई, और काश हमारे देश का मीडिया इस बात को जल्दी से जल्दी समझ पाता कि वो कितना बड़ा, मीडिया के बड़े ओहदेदार, खासकर टेलीविजन चैनलों की बात मैं कर रहा हूं, कितना बड़ा उनसे गुनाह हो रहा है, ये वो फील ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर जर्नलिज्म नाम की चीज नहीं बची है, और यही कारण है कि उनको कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि टेलीविजन चैनलों में भी बेहतर रिपोर्टर हैं, बेहतर रिपोर्टर हैं, अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं है। अभी हाथरस में आप देख लीजिए, 2-3 दिन मिला, कुछ लड़कियों ने कमाल करके दिखा दिया, खासकर अंग्रेजी की एक रिपोर्टर ने अद्भुत रिपोर्टिंग उसने की। मुझे तो अपने दिनों की याद आ गई, हम लोगों की रिपोर्टिंग का। वो मैंने कहने का ये मतलब है कि जो लोग अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, उनको करने नहीं दिया जाता। तो जो ऊपर बैठे लोग हैं, मेरा रिजर्वेशन उनसे है, मुझे अपने यंग जनरेशन के पत्रकारों से नहीं है, उनको तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। मैं बाजार में न जाने कितने लोग ऐसे लड़के हैं जो बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, हमसे अच्छी हिंदी लिखते हैं, हमसे अच्छी अंग्रेजी समझते हैं, हिंदी पत्रकारिता में, वो नौकरी के बगैर है। तो जर्नलिस्टों की कमी नहीं है, संस्थानों की कमी है, ओहदेदारों की कमी है। हमारे पास राजेंद्र माथुर नहीं है, हमारे पास रघुवीर साय नहीं है, हमारे पास सज्जय नहीं है, हमारे पास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उर्मिलेश जी, आप पूर्ण अधिकारी हैं इस पर टिप्पणी करने के लिए, इसलिए आपसे मैं कमेंट मांगता हूं। आपने जिक्र भी किया आज का टेलीविजन जिसकी आपने आलोचना की। मार्क्स ने कहा था कि जब अंतर्विरोध चरम पे पहुंचते हैं तो एक अजीब स्थिति होती है, विध्वंस की स्थिति आती है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे ही देश के कुछ टेलीविजन चैनल आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे की स्टोरीज को काट रहे हैं, सत्य के आधार पर नहीं। कौन कितना बड़ा सरकार का या प्रशासन का समर्थन कर सकता है, इस अर्थ में दूसरे की स्टोरी काट रहे हैं और नाम लेकर के एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ये जो अंतर विरोध है टेलीविजन न्यूज का, आपने जिन लड़कियों की बात की वो लड़कियां अपवाद हैं, पर जो पूरा सीन है वो सीन एंकर्स के हाथ में, और हमारे यहाँ एंकर जर्नलिस्ट बन गए हैं जिन्हें जर्नलिज्म का कुछ भी नहीं मालूम, जिसकी आपने इशारा किया। वो एंकर बन करके सिर्फ टेलीविजन न्यूज को, उर्मिलेश जी आपने क्या कहा, संतोष आपने क्या कहा, इसके ऊपर जिंदा है। उन्हें विषय का ज्ञान ही नहीं है और वो स्टोरी के साथ खड़े नहीं होते इस साहस के साथ कि आप संतोष भारती गलत कह रहे हैं और उर्मिलेश सही कह रहे हैं। ये तभी होता है जब ज्ञान हो। इस दृश्य के ऊपर आपकी टिप्पणी चाहिए, क्योंकि इस टेलीविजन ने प्रिंट को भी उतना ही ज्यादा परवर्टेड किया है, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो। नहीं, देखिए, हमारे देश के टेलीविजन का जो परिदृश्य है
उसमें बड़े हिस्से में सिर्फ अज्ञानता नहीं है, एक तो होता है कि इग्नोरेंस, कि वो नहीं जानते हिस्ट्री, वो नहीं जानते आर्थिकी, वो नहीं जान, मैंने अंग्रेजी में अभी भी बेहतर प्रोफेशनल्स हैं, खासकर अखबारों में, टेलीविजन में भी कुछ एक जगह अच्छे हैं, लेकिन हिंदी में खासकर चैनलों में एक अज्ञानता का आनंद लोक है। आनंद लोक में इसलिए कह रहा हूं कि वो मगन है, बहुत अच्छी मोटी तनख्वाहें मिल रही हैं, मस्त हैं, उनके पास बंगले हैं, घर हैं, हो सकता है कि दिल्ली के अलावा भी कई जगह घर हों, और उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सत्ता के बड़े करीब हैं। लेकिन ये जो अज्ञानता है, यही उनकी कमी केवल नहीं है, उनके अंदर दरअसल पत्रकारिता ही नहीं है। वो सब कुछ हो सकते हैं, पत्रकार नहीं हो सकते। वो दरअसल किसी भी प्रॉपर्टी डीलर की तरह है, किसी भी ठेकेदार की तरह है, किसी भी एक अजीब तरह के जीव हैं वो लोग। आई मीन कैसे वो अपने को पत्रकार कहते हैं या फील करते होंगे, मैं नहीं मानता, मैं समझ ही नहीं पाता। आप पत्रकार ही क्या है अगर आपको अपने समाज के गरीब लोगों के प्रति दर्द नहीं है उनके लिए? आप पत्रकार ही क्या है अगर आपको समाज को बेहतर बनाने का सपना नहीं आपके अंदर है? और ये जो अपने देश में टेलीविजन चैनल हैं, इनके अंदर कोई सपना नहीं है समाज के, इनको मालूम ही नहीं है कि दुनिया क्या है और दुनिया कहां है और उसमें भारत कहां खड़ा है। इनको अपने देश की इकोनॉमी की हालत नहीं मालूम है, इनको अपने देश में कोरोना का क्या कहर है इस समय पूरी आबादियों पर, लोग जिला अस्पतालों में कैसे जाते हैं और कैसे निराश होकर लौटते हैं। ये तो भगवान भरोसे पूरा देश चल रहा है कोरोना के इस दौर में। अगर आप भारत के बड़े कुछ महानगरों के बड़े अमीर लोगों की बात छोड़ दीजिए, जिनको वेंटिलेटर भी मिल जा रहा है, जिनको बड़ी दवा भी मिल जा रही है, सुना है कि एक एक दवा 36,000, 24,000, 25,000 की है, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं और जो कोरोना से मर रहे हैं और जिनके बारे में लोगों को मालूम तक नहीं हो रहा है कि वो कोरोना से मर गए। लेकिन इस टेलीविजन चैनल को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में एक ही कथा नजर आती है, सुशांत सिंह की आत्महत्या थी या हत्या थी। अगर मेडिकल बोर्ड बोल दिया 7 डॉक्टरों का कि नहीं आत्महत्या ही थी, तो कहते हैं कि नहीं तुम तो फ्रॉड हो, तुम गलत हो, तुम कंस्पिरेसी कर रहे हो, सीबीआई तुम्हारी जांच कर दे। यानी आज का दौर ऐसा दौर हो गया है कि अगर सियासत का कोई कोना कहता है कि हर ईमानदार को हम चोर कहेंगे, तो मीडिया का ये बड़ा हिस्सा भी कहेगा ईमानदार का मतलब चोर, चोर का मतलब ईमानदार। कमाल, चमत्कार है। तो ये जो चीज आई है, ये तो मीडिया का हिस्सा नहीं हो सकता। दुनिया भर में तबाही है, आप यूरोप को देख लीजिए, लैटिन अमेरिका को देख लीजिए, अफ्रीका को देख लीजिए, लेकिन फिर भी उन देशों में जर्नलिज्म तो है। डोनाल्ड ट्रंप से भी लोग पूरी दुनिया में तबाह हैं, अमेरिका में भी तबाह हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के भी देश में 80% से ज्यादा बड़ा मीडिया जो कॉर्पोरेट मीडिया है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों का विरोध करता है और खुलकर उनके सामने मुखालफत करता है। आप देख लीजिए, वहां के सीएनएन को देख लीजिए, आप दूसरे और वाशिंगटन पोस्ट को देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लीजिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल को देख लीजिए, लेकिन अपने देश का डोनाल्ड ट्रंप, अपने देश का जो मीडिया, अपने देश का समाज, क्या स्थिति है? मैं किसी नेता के बारे में कोई वो नहीं कह रहा हूं कि भाई हर नेता की अपनी राजनीति है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए उस राजनीति का, लेकिन अगर भारत की जनता को किसी भी राजनेता, किसी भी सरकार की नीतियों से कहीं कोई अगर उसको निगेटिव इंपैक्ट जा रहा है तो उस पर सवाल उठना चाहिए। जर्नलिज्म का मतलब ये होता है, अगर किसी सरकार की किसी नीति से फायदा हो रहा है जनता को तो उसकी तारीफ कीजिए। मैंने तो तारीफ की थी मोदी सरकार की कुछ मामलों में। जैसे मैंने एक बार कहा कि मोदी जी जा रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्कों के पास, जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप तो अक्सर मोदी जी की आलोचना करते हैं, आपका कोई अच्छा काम नजर आता है इनका? मैंने टेलीविजन पर, ये लाइव डिबेट थी, मैंने कहा बिल्कुल आता है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अपने पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें जाना शुरू किया, ये मुझे अच्छा लगा और मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि वो यूरोप अमेरिका नहीं गए, उन्होंने अपने आसपास के देशों का दौरा शुरू किया है। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन बाद में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। उर्मिला जी, आप जो बात कह रहे हैं, अगर अभी टेलीविजन को चलाने वाले लोग सुन रहे होंगे तो वो एक ही शब्द कहेंगे, ये व्यक्ति विक्षिप्त हो गया है। इसको ये पता नहीं आए बाएं शाएं बोल रहा है। लेकिन आप बोल रहा है। दर्द
फिर से जगा दिया दिल में, वो ये कि हम टेलीविजन पर बुनियादी सवालों के ऊपर चर्चा देखने के लिए तरस गए। किसी भी टेलीविजन चैनल पर, किसी भी टेलीविजन चैनल पर, वो सड़क हो, अस्पताल हो, शिक्षा हो, बीमारी हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था हो, जिसका जिक्र आपने किया, हम तरस गए। पर मैं आपसे अब आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आप इस स्थिति में, जिसका आपने अभी वर्णन किया आज की स्थिति का, क्या इस स्थिति में आप लोगों को राय देंगे, नए लड़कों की वो पत्रकारिता में आए, और आए तो करें क्या अगर उनको काम न करने दिया जाए? और सोशल मीडिया इसके बारे में भी एक टिप्पणी। सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही मैं अपनी बात कहूं। सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया का विकल्प नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि सोशल मीडिया विकल्प है, बिल्कुल विकल्प नहीं हो सकता। मीडिया इज मीडिया। सोशल मीडिया जो है वो इंटरनेट बेस्ड है और इंटरनेट की अपनी दुनिया है। उसका भी एक, मैं अंडरवर्ल्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन इंटरनेट के जितने निगेटिव्स हैं वो हम सब अब देख रहे हैं। व्हाट्सएप के बारे में, फेसबुक के बारे में और तमाम चीजों के बारे में बहुत सारी कहानियां आ रही हैं, उसको हमें रिपीट नहीं करना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए और यंग लोगों को करना चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको जगह नहीं दे रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया उपयोगी नहीं है कई जगहों पर, लेकिन अभी भी अंग्रेजी के कुछ एक अखबार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन दबावों के बावजूद भी, इन तनावों के बीच भी, इतने दबावों के बीच भी अगर वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो उनको सैल्यूट करूं। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें कुछ मैगजीन्स हैं, इसमें कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, न्यूज पोर्टल्स हैं। हाँ, हिंदी के प्रति, जो कि मैं हूं हिंदी वाला और हिंदी पत्रकार हूं, और एक जमाने में गर्व करता था कि मैं हिंदी का पत्रकार हूं। जिस पत्रकारिता के अग्रज प्रतीक पुरुष गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जिसने रघुवीर साय को पैदा किया, सर्वेश्वर जी को पैदा किया, राजेंद्र माथुर को पैदा किया, हम उस हिंदी पत्रकारिता के वंशज हैं। लेकिन आज मुझे शर्म आती है कई बार कि हिंदी पत्रकारिता में आज देखिए कि कोई अखबार हिंदी का, कोई अखबार, क्या आप अपने घर में एक अखबार हिंदी का लेकर आप खबरों की दुनिया से वाकिफ हो सकते हैं? क्या आप उनको उनको पढ़कर ये लग सकता है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हिंदी के अखबारों की जो दरिद्रता है, ये हिंदी क्षेत्र की जो मानसिकता है, हिंदी क्षेत्र का की जो बौद्धिकता है, हिंदी क्षेत्र में जो वर्ण व्यवस्था से उपजी हुई जो जुगुप्सा है, जो नफरत का माहौल है, जो असहिष्णुता है, दरअसल वो सब कुछ इस समय हिंदी के अखबारों में ऐसा लगता है कि जहर बन करके वो दिखाई दे रही है। और पहले क्यों नहीं दिखाई देती थी? क्योंकि पहले जो ओहदेदार थे, उनके संपादक थे या बड़े पत्रकार होते थे, वो अलग अलग वैचारिक धाराओं से आए थे, तो वो एक आर्टिफिशियल दुनिया में जीते थे। उन्होंने एक नखलिस्तान, बौद्धिकता के रेगिस्तान में ही एक सुंदर नखलिस्तान बना रखा था और उसको लंबे समय तक उन्होंने जिंदा रखा। लेकिन जब तक धरती नहीं बदलती, जमीनी सच्चाइयां नहीं बदलती, तब तक वो लंबा चलता नहीं। और यही हुआ है हिंदी पत्रकारिता के साथ, जो आज इतनी अगर दरिद्र दिख रही है, इतनी ज्यादा निष्प्रभावी दिख रही है, तो उसकी वजह यही है कि जो प्रयास हमारे पूर्वजों ने किया, वो जमीनी स्तर पर बदलाव के रूप में राजनीतिक लोगों ने उसको नहीं अंजाम दिया, एग्जीक्यूट नहीं किया, और आज माहौल इस प्रकार का बन गया है। तो मैं अपने नए यंग जर्नलिस्ट मित्रों को यही कहूंगा आपके जरिए कि अगर पत्रकारिता में टिक करके काम करना है, तो अपने नए नए मंचों की तलाश करनी होगी, नए नए प्रयास करने होंगे कोऑपरेटिव ढंग का, जो कुछ एक हलकों में देश के एक जमाने में चालू किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। नए नए एक्सपेरिमेंट करने होंगे और हो सकता है कि जब समाज में चीजें बदलें, तो जो मौजूदा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी बदलाव हो। क्योंकि हमने देखा है कि अतीत में भी जब बड़े बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुए, तो मीडिया भी बदला। जेपी आंदोलन को आप देख लीजिए, जेपी आंदोलन से पहले के बिहार के किसान आंदोलनों को देख लीजिए, दक्षिण के आंदोलनों को देख लीजिए। मेन स्ट्रीम मीडिया का मिजाज भी बदलता है, उनके मालिकों का तौर तरीका भी बदलता है। अपने देश में चूंकि कारपोरेट इस समय
उसकी डाइवर्सिटी गायब हो गई है। अमेरिका के कारपोरेट में डाइवर्सिटी है, इसीलिए वहां के मीडिया में डाइवर्सिटी है, लेकिन हिंदुस्तान के इंडिया के मीडिया की डाइवर्सिटी इसलिए गायब हुई है क्योंकि इंडिया के कारपोरेट में डाइवर्सिटी नहीं हो गई है। एक ही तरह का विचार उसका है, एक ही तरह का नेता, एक ही तरह की राजनीति। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कारपोरेट में डाइवर्सिटी आएगी, वैचारिक वैभिन्न उसमें भी जब दिखाई देगा, तब मीडिया में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होगी और उस वक्त का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन बैठे रहना नहीं चाहिए। यंग जर्नलिस्ट को अपने छोटे छोटे प्रयासों के जरिए इस अलख को जगाए रखना चाहिए, इस दिए को बुझने नहीं देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कुछ प्रयोग जो हो रहे हैं अपने देश में वेबसाइटों के स्तर पर, न्यूज पोर्टल के स्तर पर, वो चमत्कारिक हैं, वो काफी आशा जगाते हैं। ये कुछ शब्द, इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यंग जर्नलिस्ट को जरूर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। उर्मिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने बहुत सारे सवालों को बिल्कुल खुले रूप में समझा भी और उसका उत्तर भी दिया। मैं लोगों से कहना चाह रहा हूं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि ऐसे होते हैं स्टार जर्नलिस्ट, जैसे आपने उर्मिलेश जी को देखा। इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और उर्मिलेश जी, आपको आखिर में मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आपने आमंत्रण स्वीकार किया और आप खुले दिल से आए और आपने बिल्कुल वो सारी बातें कही जो इस देश के मीडिया को जानने के लिए जरूरी हैं, और खासकर उन पत्रकारों के लिए जिनके मन में अभी भी सपना है अच्छी रिपोर्ट करने का, अपना नाम कमाने का, सरकार के साथ मिलकर के नहीं, जनता के साथ, जनता के दुख दर्द को ऊपर लाने का, जो कि मीडिया की मुख्य शर्त होनी चाहिए। आपको धन्यवाद देते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को सुना। उर्मिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।